हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका सी टेट का एग्ज़ाम की तैयारी भी जो है वो अच्छी तरह से चल रही होगी। इसीलिए मैं आपके इस तैयारी में सहयोग करने के लिए लगातार जो है वो सभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सभी का क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वो मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ और सभी का जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जाकर के आप सभी लोग जाकर वॉच कर लीजिए, आपका एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज का पहला सवाल यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कौन गया था। मतलब कहने का अर्थ है कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था, कदम कौन रखा था। तो आपको जैसे पता होगा कि चंद्रमा पर सबसे पहले जुलाई 1969 में 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रांग जो है वो वहाँ पर गए थे। ठीक है, ये तो अब आम क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब जो है क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा कि आज सेकेंड कदम कौन रखा था, मतलब दूसरा आदमी कौन वहाँ पर उतरा था। जो दूसरा आदमी व्यक्ति थे वो थे एल्ड्रिन थे। कौन थे? एल्ड्रिन थे। ठीक है, एल्ड्रिन। ठीक, और ये जो थे नील आर्मस्ट्रांग के 19 मिनट के बाद उतरे थे। जब वो नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतर गए, उनके 19 मिनट के बाद जो है वो एल्ड्रिन वहाँ पर अपना लैंडिंग किए थे, मतलब वहाँ पर उतरे थे। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत के जो राकेश शर्मा हैं, राकेश शर्मा, वो जो है 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। ठीक, वो भारत की तरफ से थे। जो पहली अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा थे, 1984 में वो गए थे। ठीक है, इससे जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। सेकेंड वाला जरूर याद रखिएगा आप लोग, दूसरी कौन उतरे थे। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है। तो देखिए आपको पता होगा कि सभी ग्रह जो है एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो मान लीजिए ये सूर्य है, इसके चक्कर जो है वो लगातार सभी ग्रह जो है लगातार ऐसे लगा रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि ये कक्षा है मंगल का और ये कक्षा है बृहस्पतिवार का, बृहस्पति ग्रह का, मंगल और बृहस्पति ग्रह। तो ये दोनों के बीच में जो यहाँ पर एक बना, बीच में जो ग्रह घूम रहे हैं, छोटे छोटे ग्रह, वही होते हैं, उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, देखिए जैसे कि ये सूर्य है और इसके चक्कर लगा रहा है, इसके चक्कर लगा, इसके चक्कर, सब चक्कर लगा रहे हैं। तो जो यहाँ पर मंगल ग्रह पर जो है, ये मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह। ठीक, और ये दोनों के बीच में जो है यहाँ पर जो है जो छोटे छोटे ग्रह घूम रहे हैं कक्षा में, इनके बीच में, तो इन्हीं को बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। और ये भी क्या करते हैं? सूर्य की ही परिक्रमा ये भी करते रहते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह कौन होते हैं? जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे ग्रह होते हैं उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, और ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चलिए इसी में एक क्वेश्चन है कि प्लूटो जो था पहले, प्लूटो भी क्या था? पहले ग्रह था, लेकिन इसको 2006 में जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसको क्या किया? प्लूटो को जो है वो बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया है। बौने ग्रह के श्रेणी में इसको रख दिया गया, ग्रह से हटा करके। क्यों? क्योंकि ये जो है दूसरे जो कक्षा घूम रहे थे, जो तो दूसरे ग्रह, उनकी कक्षा को ये काट रहा था, इसीलिए ये कटा। और बाकी जो उनके जो घूरने की गति थी उनसे भी ये अलग था। इस वजह से इसको जो है क्या किया? ग्रह से हटा करके इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया 2006 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आप ही का चैनल है दोस्तों, इसको आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि जीरो डिग्री अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए ये पृथ्वी का ग्लोब मान लीजिए, तो जो इस रेखा का बीचों बीच काटता है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा इसको कहते हैं, और इसी को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, चलिए आपको इसमें क्लियर कर देते हैं कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक, जो ऐसे ऐसे लाइन होता है, ऐसे ऐसे, ठीक, इसको बोला जाता है, इस रेखा को बोला जाता है अक्षांश। अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश, और जो ऐसे ऐसे जो रेखा होती है वर्टिकल, उसको बोला जाता है देशांतर। ठीक है, ये होता है अक्षांश और ये होता है देशांतर। ठीक, तो ये जो टोटल होती है ये वाला होता है टोटल 180।
कितना होता है 180 होता है टोटल, 181 होता है। ठीक, और ये वाला जो लाइन होता है ये वाला, ये टोटल होता है 360। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि अक्षांश रेखा टोटल कितने होते हैं तो 181, 90, 90 और बीच वाला जो होता है एक ठो 0 डिग्री वाला वो 181, और ये जो देशांतर होता है ये टोटल 360 होता है। ठीक है, अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, और 180 और 360 ये मैंने क्लियर कर दिया। तो इसी में क्वेश्चन था कि 0 डिग्री अक्षांश, यही है 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा इसको कहा जाता है। ठीक, अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या कहा जाता है, 180 डिग्री को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिन और रात बराबर होती है, दिन और रात जो है वो बराबर होती है। तो दिन और रात कब बराबर होती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर ये जो दिन है इसमें क्या होता है, ये डेट नोट कर लीजिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें क्या होता है, ये पृथ्वी जो है इस पर लाइट जब पड़ता है, सूर्य जो है विषुवत रेखा पर जब लंबवत यहाँ पर लाइट पड़ता है सूर्य का लंबवत जब यहाँ पर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उस समय क्या होता है पृथ्वी जो है वो आधी रात और आधी दिन, मतलब दिन और रात जो है वो 12-12 घंटे का होता है, 12-12 घंटे का बराबर होता है। तो कब होता है ये, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है ये दिन और रात यहाँ पर बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, अब इसी में देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, इसी में कि सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत कब पड़ता है, ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत कब पड़ता है, तो वही होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि दिन और रात का बराबर होता है 21 मार्च 23 सितंबर को, कब, जब सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है उसकी रोशनी तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, उसी में क्या होता है, जब ये अक्षांश में होता है, अक्षांश में, तो इसी को दो भाग बोलते हैं, एक उत्तरी अक्षांश, ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है यहाँ कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है, उसी का ऊपर में जो है वो भारत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भारत है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है और इसका नीचे यहाँ मकर रेखा। तो ये जो है भारत जो है कहाँ है, भारत है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका कहाँ है, तो अफ्रीका भी जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, और एशिया अगर पूछे तो एशिया जो है वो होता है पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ, पूर्वी गोलार्ध में एशिया आता है। अफ्रीका कहाँ आएगा, उत्तरी गोलार्ध में अफ्रीका। और इंडिया कहाँ आएगा, इंडिया भी आएगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है, तीनों से पूछता है। ठीक है, चलिए गोलार्ध मैंने बता दिया। और इसी में देखिए एक और होगा, ऐसे अगर रहेगा या देशांतर में रहेगा तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख पा रहेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए ऐसे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत का कौन है, माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, इतनी ऊंचाई है हिमालय का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का। लेकिन हमसे यहाँ पूछा भारत की, क्योंकि ये भारत में नहीं है, ये कहाँ है, नेपाल में। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, सागर माथा। याद रखिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माथा।
ठीक है। लेकिन हमसे सवाल पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गॉडविन। केटू गॉडविन नाम है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो है संसार की मतलब दुनिया की जो है वो दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। सबसे पहली चोटी दुनिया के सबसे बड़ी चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट, और दूसरी कौन है, केटू गॉडविन। और भारत की कौन है, भारत की सबसे बड़ी चोटी का नाम ये केटू गॉडविन है जो इंडिया में आता है। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन हो गया। हिमालय भी मैंने बता दिया टोटल, और इसकी केटू गॉडविन टोटल कितना है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। ठीक है, केटू गॉडविन का। हिमालय का कितना था, माउंट एवरेस्ट का 8848 था। ठीक है, हिमालय का कितना था, 8848 था माउंट एवरेस्ट का, और केटू गॉडविन का था 8611 मीटर। ये भारत में आता है और ये पूरे विश्व में पहला, और ये पूरा विश्व में दूसरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन है। देखिए ये जो भारत है और इधर पाकिस्तान है, इधर इस दोनों के बीच के जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के सीमा जो है उसको बोलते हैं क्या, रेड किल्प। क्या बोलते हैं, रेड किल्प। क्या बोलते हैं, रेड किल्प। ठीक है, इसको बोला जाता है रेड किल्प। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा को। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1947, आपको पता ही होगा 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, 1947 में। और उन्हीं दोनों के बीच के जो रेखा उसको बोलते हैं रेड किल्प। ठीक है, और देख लेते हैं इसी में भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच के रेखा को क्या कहते हैं, सीमा रेखा को, उसको बोलते हैं डुरंड रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच के रेखा को, सीमा रेखा को कहते हैं डुरंड रेखा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, एलओसी जिसको बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। एलओसी लाइफ ऑफ कंट्रोल, इसी को फुल फॉर्म होता है लाइफ ऑफ कंट्रोल, कब हुआ था, किसके कब बना था ये एलओसी, 1972 में। ठीक है, एलओसी का निर्माण कब हुआ था, लाइफ ऑफ कंट्रोल 1972 में। भारत पाकिस्तान कब हुआ था, 1947 में। भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा को क्या कहते हैं, रेड किल्प कहते हैं, और भारत और अफगानिस्तान के बीच को डुरंड कहते हैं। ठीक है, चलिए सभी को अच्छी तरह से आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बुर्जिल्ला दर्रा कहाँ है। दर्रा देखिए दो जगहों के बीच में जो बीच वाले खाई की जगह होते हैं जिससे रास्ता बनता है आने जाने के लिए, उसी को बोलते हैं दर्रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ दर्रा बोल रहा है कि यहाँ बुर्जिल्ला दर्रा कहाँ है, तो देखिए बुर्जिल्ला दर्रा जो है वो कश्मीर और मध्य एशिया, मिडिल एशिया के बीच में है। ठीक है, कश्मीर और मिडिल एशिया के बीच में कौन है, बुर्जिल्ला दर्रा है। इसी में चले और देख लेते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो कश्मीर और लेह के बीच में। लेह कहाँ है, लद्दाख में। लेह मतलब लद्दाख। तो जोजिला दर्रा कहाँ है, कश्मीर और लद्दाख के बीच में। बोजिला दर्रा कहाँ है, कश्मीर और मध्य एशिया के बीच में। और इसमें एक और है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किस में है, नाथुला दर्रा जो है वो है सिक्किम और तिब्बत के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेगी, तिब्बत के बीच में। ठीक है, नाथुला किसके बीच में, सिक्किम और तिब्बत के बीच में। बुजिला दर्रा किसके बीच था, कश्मीर और मध्य एशिया के बीच में। जोजिला दर्रा किस में था, कश्मीर और लद्दाख के लेह के बीच में। नाथुला किस में है, सिक्किम और तिब्बत के बीच में नाथुला दर्रा है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है। धुआंधार जलप्रपात किसको बोलते हैं, जब कोई ऊंची जो पठार की जगह है जिससे पानी आ रहा है और इसके नीचे खाई जैसा जगह है, तो यहाँ से जब पानी नीचे गिरता है ऐसे ऊपर से नीचे, इसी के ऊपर जो है क्या बनता है पानी, यहाँ पर प्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात झरना के जैसा गिरता है पानी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जलप्रपात। तो ये पूछ रहा है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है वो एमपी मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है नर्मदा नदी पर जो है जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनता है ये जलप्रपात। ठीक है, नर्मदा नदी पर जबलपुर में, जबलपुर कहाँ है, एमपी में, ये धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है,
यहीं पर एक क्या होता है, यहीं यहाँ पर क्या फेमस है, यहाँ पर इस जलप्रपात के पास यहाँ पर जो है श्वेत संगमरमर पाया जाता है, श्वेत संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है यहाँ पर, श्वेत संगमरमर यहाँ पर पाया जाता है। धुआंधार जलप्रपात के पास जो है श्वेत संगमरमर पाया जाता है। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, जबलपुर में, एमपी में, नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि गंगा नदी जो है मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है। क्योंकि जो है गंगा जो है पहाड़ी पथरीली एरिया से होते हुए जो है, पत्थर वाले पहाड़ी एरिया से होते हुए जो है वो आती है। तो आते आते जो है ये एक मैदानी भाग में, जो यहाँ समतल भाग में कहाँ पर आके उतरती है, ये पहाड़ी एरिया होते होते तो ये मैदानी भाग में कहाँ आती है, तो ये जो आती है ये है हरिद्वार में। हरिद्वार में जो है ये मैदानी भाग में आ जाती है गंगा नदी यहाँ से। ठीक है, तो गंगा नदी जो है वो मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार में। ठीक है, इससे और क्वेश्चन देख लेते हैं कि गंगा का संगम कहाँ होता है। तो देखिए गंगा का संगम जो है, गंगा सबसे पहले देख लेते हैं गंगा का सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। ठीक, अब यही दोनों का संगम कहाँ होता है, तो हालांकि 3 होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तीनों का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में। प्रयागराज जो यूपी में है, यूपी में प्रयागराज में जो है यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ठीक है, और देखिए जब गंगा बहते 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 जो है बंगाल से होते हुए वो बांग्लादेश में जब इंटर होता है तो इसी का नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, पद्मा। क्या हो जाता है, पद्मा। ठीक है, गंगा नदी का नाम जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है यहाँ, तो इसी का नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, ये तीनों का संगम प्रयागराज में। ये मैदान गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में कहाँ आती है, तो ये आती है हरिद्वार में। ठीक है, और बांग्लादेश में जब ये नदी प्रवेश करती है गंगा नदी, तो इसका नाम हो जाता है क्या, पद्मा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिएगा। दोस्तों आज की इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और सभी का वीडियो मैं लगातार अपलोड करता जा रहा हूं, तब सभी का जो है प्लेलिस्ट जाकर के वीडियो वॉच कीजिए, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। खासकर जो विश्लेषण मैं करता हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं, उन सब वो भी आप लोग नोट करते चलिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरे लिए यहाँ पर क्या होगा, मोटिवेशन का यहाँ पर काम करता है, जिससे मैं और भी अच्छी तरह वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, चलिए आज का आपके लिए एक सवाल है जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देना है। तो आपका सवाल है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहते हैं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनका जो है आंसर वहाँ पर पिन कर दूँगा। ठीक है, और उनका नाम अगली वीडियो में ले लूँगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि नीला ग्रह जो है किसको कहा जाता है, नीला ग्रह। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।